दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में जन्मी मैरी क्यूरी के साथ। वही पोलैंड जो उस वक्त रशिया का हिस्सा हुआ करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैरी क्यूरी वर्ल्ड में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 नोबेल जीतने वाली पहली महिला थी। मैरी के बचपन का नाम मरिया था, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसे उन्होंने 24 साल की उम्र में बदलकर मैरी कर लिया था। जहाँ तक उनके परिवार की बात है तो उसमें कुल मिलाकर 5 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे छोटी थी। इतना ही नहीं, उनकी माँ एक बोर्डिंग स्कूल में हेड टीचर की जॉब करती थी और पिता एक बहुत बड़े पोलैंड समर्थक थे, जिसके चलते रशिया में उन्हें काफी कम सैलरी में काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से इसका असर उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस पर पड़ता था। इतना ही नहीं, एक बीमारी के चलते मैरी ने अपनी सबसे बड़ी बहन जोफिया और कुछ साल बाद अपनी माँ को भी खो दिया, जो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित थी। मैरी की लाइफ में भले ही काफी परेशानियां रही हों, लेकिन वो बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज हुआ करती थी, जिसका फायदा उन्हें बाद में मिला। पहले हाई स्कूल में टॉप कर और फिर इसके बाद कई बार उन्होंने जिंदगी में इस बात को प्रूव करके भी दिखाया। वो आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त रशिया में लड़कियों की हायर एजुकेशन पर बैन लगा था। हालांकि मैरी ने कुछ वक्त बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए एक तरीका निकाला, जो काफी रिस्की था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने अपनी बहन ब्रुनिस्लावा की मदद से वारसा शहर में एक सीक्रेट फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां सभी लड़कियों को रशियन ऑफिशियल से छुपकर एजुकेशन दी जाती थी। इस तरह धीरे धीरे छिपते छिपाते मैरी ने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर ली। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी होने के बाद ब्रुनिस्लावा अपनी बाकी की बची हुई मेडिकल स्टडी को कंप्लीट करने के लिए पेरिस चली गई। क्योंकि ये दोनों ही बहनें बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थी, लिहाजा दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करेंगी। इसलिए जब बड़ी बहन ब्रुनिस्लावा आगे की पढ़ाई करने के लिए पेरिस गई, तो मैरी ने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी बड़ी बहन की हर तरीके से मदद की, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। साल 1891 में जब उनकी बड़ी बहन की पढ़ाई खत्म हो गई और वो एक अच्छी जॉब करने लगी, तो उन्होंने मैरी को भी पेरिस बुला लिया, जहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन ले लिया। इस समय मैरी की उम्र सिर्फ 24 साल थी और ये वही दौर था जब उन्होंने अपना नाम मारिया से बदलकर मैरी कर लिया। बता दें कि फिजिक्स और मैथ में डिग्री हासिल करने के बाद वो अपने देश पोलैंड जाना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो पेशे से एक फिजिसिस्ट थे। क्योंकि दोनों का प्रोफेशन एक ही था, लिहाजा जल्द ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पियरे ने मैरी से शादी करने की बात कही, लेकिन मैरी ने कहकर बात को टाल दिया कि वो अपने देश पोलैंड वापस जाकर अपना करियर बनाना चाहती हैं। लेकिन जब वो पोलैंड लौटी तो उनके सामने एक बार फिर वही चुनौती थी, जो पढ़ाई करते वक्त उनके सामने आई थी। क्योंकि इतनी सारी डिग्रीज और नॉलेज होने के बाद भी उन्हें एक प्रोफेसर की जॉब से सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो एक महिला है। वहीं पोलैंड में कुछ साल बिताने के बाद मैरी को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि उन्हें वापस फ्रांस ही जाना होगा। साल 1895 में पेरिस वापस लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले पियरे से शादी कर ली और उन्हें मैरी क्यूरी के नाम से पहचाना जाने लगा। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साल 1903 में मैरी ने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। उन्होंने इस डिग्री को पाने के लिए जिस सब्जेक्ट पर रिसर्च की थी, वो जल्द ही दुनिया के लिए एक बड़ी खोज बनने वाली थी। बता दें कि उनकी ये रिसर्च रेडिएशन पर थी, जिसको कुछ वक्त पहले ही हेनरी बैकेरल नाम के फ्रेंच फिजिसिस्ट द्वारा यूरेनियम में खोजा गया था। मैरी अब हेनरी बैकेरल की इस रिसर्च को एक कदम और आगे ले गई, जिसमें उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया। देखते ही देखते इन दोनों ने वो कर डाला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस रिसर्च में उन्होंने एक नए एलिमेंट की खोज की, जो यूरेनियम से भी 400 गुना ज्यादा पावरफुल था। मैरी ने इस एलिमेंट को पोलैंड के नाम पर रखा, जिसे रेडियो एक्टिव पोलोनियम रेडियम के नाम से दुनिया भर में जाना और पहचाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने इसी रिसर्च पर अपने दिन रात एक कर दिए और जल्दी एक और एलिमेंट खोज लिया, जो पोलोनियम से भी 900 गुना ज्यादा पावरफुल था, जिसे आज के समय में हम रेडियम के नाम से जानते हैं। इस रिसर्च के लिए साल 1909 में इन दोनों रिसर्चर्स को फिजिक्स के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इस तरह रशिया में हायर एजुकेशन से रोकने से लेकर पेरिस में नोबेल प्राइज पाने तक मैरी की इस रिसर्च ने साइंस की दुनिया से लेकर विमेन एजुकेशन तक काफी कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि उस वक्त ये रिसर्च बिल्कुल नई थी, जिसकी वजह से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रेडिएशन का किसी इंसान की हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि रेडिएशन में लगातार रहने से हमारे डीएनए में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये दोनों रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने खुद को रेडिएशन के सामने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया जिसकी वजह से इन दोनों की सेहत बार बार ख़राब होने लगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि मैरी अपनी इस रिसर्च के दौरान रेडियम की ट्यूब लेकर घूमा करती थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्यूब धीरे धीरे उन्हें और उनके पति को मौत की तरफ ले जा रही है। कुछ वक्त बाद मैरी की तबीयत में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उनके पति की हालत तेज़ी से बिगड़ती चली गई और एक दिन उनकी मौत हो गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की तरफ से उनके पति की एकेडमिक पोस्ट मैरी क्यूरी को दे दी गई। इस तरह वो फ्रांस की पहली महिला प्रोफेसर बनी। फिर साल 1911 में आया उनकी जिंदगी का वो साल जो एक बार फिर खुशियों से भरा था, जब पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी करने के लिए उन्हें केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज दे दिया गया। अब पूरी दुनिया में मैरी एक नहीं बल्कि दो नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। जब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जर्मनी की सेना ने पेरिस पर हमला कर दिया। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी वो पीछे नहीं हटी और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इन पैसों को घायल सैनिकों के इलाज में दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्रांस की बेहतरी के लिए नेशनल बैंक को अपनी रिसर्च के लिए मिले दोनों नोबेल प्राइज गिरवी रखने का भी ऑफर दिया, लेकिन बैंक ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये एक कोइंसिडेंस ही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कुछ साल पहले ही उन्होंने विल्हेम रॉन्टगन की रिसर्च को पढ़ा था, जिन्होंने एक्सरे जैसी महान खोज की थी। मैरी ने इसी रिसर्च का यूज करके एक्सरे व्हीकल को भी इन्वेंट कर लिया था, जिसकी मदद से उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों का एक्सरे करके सही इलाज करने में काफी मदद की। उस वक्त इन व्हीकल्स को लिटिल क्यूरी का नाम दिया गया, जिसकी वजह से लाखों सैनिकों की जान बचाई जा सकी। वहीं अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च और लोगों की भलाई में लगाने वाली मैरी अब लगातार बीमार रहने लगी। कहा जाता है कि वो रेडिएशन की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया की शिकार हो गई और 4 जुलाई साल 1966 में इस बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। इन दोनों ही रिसर्चर्स का नाम साइंस में इतने बड़े कंट्रीब्यूशन की वजह से इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। कहा जाता है कि इन दोनों की बॉडी जहां दफनाई गई है वो जगह आज भी रेडिएशन से भरी हुई है। यही वजह है कि उनके ताबूत में 1 इंच मोटी लेड की दीवार बनाई गई है और मैरी की जिंदगी से जुड़ी कुछ भी चीज देखने के लिए न सिर्फ पहले रेडिएशन प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने पड़ते हैं, बल्कि एक कागज पर यह भी लिख देना होता है कि अगर उसके साथ इस दौरान आगे कुछ भी होता है तो वो इसके लिए खुद ही जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसी रिसर्च जो दुनिया में लोगों को नई जिंदगी देती हैं वो खुद के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। क्या आपको मैरी क्यूरी की इस रिसर्च के बारे में पता था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।